हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। हम राष्ट्रीय आय और इसकी विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कुछ अवधारणाएं देखी थी, जिनमें मुख्यतः जीडीपी एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बारे में देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस तरीके से निकाला जाता है। फिर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं या कि क्या होता है। फिर हमने देखा कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। 6th नंबर पे हमने देखा कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में देखा। इसमें हमने देखा कि जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसको घरेलू आय कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। पिछली वीडियो में हमने इन 8 बेसिक धारणाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में कुछ इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है, या वो एक ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब ये है। तो ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है। एक वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादन के सभी साधनों को जो भुगतान मिलता है उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। स्टार्टिंग के वीडियो में हमने आपको ध्यान हो तो बता दिया था कि जो उत्पादन के साधनों को जो भुगतान मिलता है उसके योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या राष्ट्रीय उत्पाद। जो अपन ने कहा था कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद एक ही चीज है। तो जो इसने राष्ट्रीय आय की परिभाषा है या जो इसकी डेफिनेशन या सूत्र है, वो इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ। कि जो भूमि को तो लगान मिला, मजदूर को मजदूरी मिली या वेतन मिला, पूंजी को ब्याज मिला और उद्यमी को लाभ मिला, इन सब के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या इस इंग्लिश में कहें तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेज प्लस सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो एनएनपी एट, इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। या इसको यूं कहें कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत में अगर हम अप्रत्यक्ष करों को घटा दें और इसमें सब्सिडी को अगर हम जोड़ दें या अनुदान को इसमें जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में जो इसके अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है राष्ट्रीय प्रायोज्य आय या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको हम परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि इससे अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। कि बाजार कीमत पर इसका मतलब उस आय से है जो देश उसको खर्च कर सकता है। किसी देश की राष्ट्रीय प्रायोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू आय का जोड़ होती है। तो जो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय वो क्या है, राष्ट्रीय आय प्लस जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस NIFA या शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण आय, इन सब के जोड़ को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, जो एक देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। जो 11th नंबर पे हम देखते हैं निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। तो इसको हम इस तरीके से इसकी फॉर्मूला दे सकते हैं या इसकी परिभाषा भी आप इस तरीके से बना सकते हैं कि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू से प्राप्त आय जो होती है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति
तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय। मतलब सरकार भी कई बार कई उद्यम चलाती है, अगर हम उसकी फैक्ट्री भी होती है, जैसे कि मान लीजिए बिजली विभाग हो गया और कुछ भी हो गया, तो सरकार को उनसे जो आय प्राप्त हो रही है सरकार की, उनको घटाते हैं, तथा जो उससे जो आय प्राप्त हो रही है उद्यमों की संपत्ति से या फिर सरकार को, कि जो सरकार के खुद के विभागीय उद्यम होते हैं उसकी संपत्ति तथा उससे प्राप्त आय को हम एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में से घटा देते हैं, तथा जो गैर विभागीय उद्यमों की बचत होती है उसको भी हम इसमें घटा देते हैं। जो सरकार के गैर विभागीय उद्यमों की जो भी बचत है उसको इसमें घटा देते हैं, तो हमें निजी क्षेत्र की शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। आपको नाम से देख के समझ जाना कि निजी क्षेत्र के शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या आ गया, कि एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में से सरकार द्वारा विभागीय उद्यमों से, मतलब सरकारी विभागीय उद्यमों से और गैर विभागीय उद्यमों से जो भी आय और बचत प्राप्त हो रही है उसको हम इसमें से घटा देंगे, तो हमें निजी क्षेत्र की शुद्ध घरेलू आय प्राप्त हो जाएगी। पांचवा हम देखते हैं निजी आय। निजी आय का मतलब क्या होता है? निजी आय निजी क्षेत्र के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय और हस्तांतरण आय होती है। कि जो निजी क्षेत्र से जो भी आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? निजी आय कहलाती है। और इसके अंतर्गत घरेलू क्षेत्र तथा विदेशों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय को भी शामिल किया जाता है। तो जो निजी आय वो क्या कहलाती है? निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण प्लस शेष वस्तु से प्राप्त चालू हस्तांतरण। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें निजी आय प्राप्त होती है। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्या है? निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को जोड़ा जाता है, फिर राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज के बाद इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी इसमें जोड़ा जाता है, प्लस सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण को इसमें जोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण को भी इसमें जोड़ा जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं व्यक्तिक आय या पर्सनल इनकम। इसको हम व्यक्तिक आय इस प्रकार से होती है कि व्यक्तिक आय परिवारों को प्राप्त सभी प्रकार की कारक आय तथा चालू हस्तांतरण आय का योग होता है। व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। पर्सनल इनकम की मेरी पर्सनल इनकम क्या है? तो व्यक्तिगत आय में क्या होता है? निजी आय में से अगर हम अवितरित लाभ और निगम कर को घटा देते हैं तो हमें व्यक्तिक आय प्राप्त होती है। निगम कर को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं इंग्लिश में, आप देख लेना। तो व्यक्तिगत आय बराबर क्या होते हैं? निजी आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर, आप इसको याद कर लेना। फिर अगला आता है व्यक्तिक प्रायोज्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिक प्रायोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्ति पर लगाए गए सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती है। जो इसके फॉर्मूला है वो इस तरीके से दे सकते हैं कि व्यक्तिक प्रायोज्य आय बराबर व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिक कर माइनस सरकारी फीस व जुर्माने को अगर घटा दिया जाता है व्यक्तिक आय में से व्यक्तिक कर व सरकारी फीस व जुर्मानों को घटाने पर हमें व्यक्तिक प्रायोज्य आय प्राप्त होती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम के बीच में डिफरेंस बताइए। तो जो इसके बेसिक डिफरेंस है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों आय को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को ही शामिल किया जाता है। यहाँ सार्वजनिक आय से मतलब है सरकारी, मतलब जो सरकार को भी जो आय प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र की आय को शामिल करते हैं, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को ही शामिल किया जाता है। दूसरा है इसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में, ये हम पहले भी देख चुके थे, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। तीसरा जो इसमें अंतर है कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को
शामिल किया जाता है। फिर जो इसका अगला अंतर है कि जो राष्ट्रीय आय है वह आय सृजन संबंधी धारणा है, जबकि जो व्यक्तिगत आय है, चलिए यहाँ तो अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आय और जो निजी आय है इनके बीच में क्या अंतर होता है। इनमें बेसिकली 3 अंतर होता है। जो राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के आय को शामिल कर रहे हैं, निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को शामिल कर रहे हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। और तीसरा जो इनमें अंतर था इसमें यह था कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में इसको शामिल किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत इनकम या पर्सनल इनकम दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो इनका जो सबसे पहला अंतर है वह यह है कि राष्ट्रीय आय जो है आय सृजन से संबंधित धारणा है, जबकि व्यक्तिगत आय आय प्राप्ति से संबंधित धारणा है। फिर जो दूसरा अंतर है वह यह है कि राष्ट्रीय आय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की आय से होता है, जबकि व्यक्तिगत आय में सार्वजनिक आय को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा जो अंतर है इसमें यह है कि जो राष्ट्रीय आय है वह केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरण आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि व्यक्तिगत आय में कारक आय तथा हस्तांतरण आय दोनों को ही शामिल किया जाता है। जो चौथा अंतर है इसमें यह है कि राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल किया जाता है। और जो पांचवा अंतर है वह यह है कि इसमें राष्ट्रीय आय में निगम कर तथा निगम बचतें शामिल होती हैं। जो कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट सेविंग है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, जबकि व्यक्तिगत आय में इसका कोई मतलब नहीं है, इसको शामिल नहीं किया जाता। अब हम जो भी हमने पिछले पढ़ा था इसके बारे में उसके एक ओवरव्यू देख लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहले हमने देखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या कहलाती है, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है और जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालनी तो हम क्या करते हैं, इसमें एनआईएफए को या एनएफआईए को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो गई। और अगर हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालनी तो हम क्या करते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। जब हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात है और इसमें हम एनआईएफए को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। अगर हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात है और इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है। अगर हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात है और अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है। अगर हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात है और अगर हम इसमें एनआईएफए या नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दें तो हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है। और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें पता है और इसमें से अगर हम मूल्यह्रास को या डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें राष्ट्रीय आय या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है। तो ये जो आठों चीज़ें हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, आप इनको ढंग से देख लेना। केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है कि ग्रोस और नेट कैसे निकालते हैं। एक तो आप ये याद कर लेना मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक कैसे करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। फिर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रायोज्य है उसका फॉर्मूला क्या है। उसमें क्या आता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी जोड़ देते हैं और तथा जो हस्तांतरण आय है उसको भी हम जोड़ देते हैं। और जो सकल प्रायोज्य आय है उसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय प्रायोज्य आय को जोड़ के शुद्ध राष्ट्रीय प्रायोज्य आय में डेप्रिसिएशन को हम जोड़ देते हैं। जो भी ये फॉर्मूले हैं आप देख लीजिएगा, इसको आप ढंग से याद कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय आपसे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय आय व निजी आय में आपसे अंतर पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय आय व व्यक्तिगत आय में आपसे अंतर पूछा जा सकता है और इसमें आपसे बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, हो सके तो किताब से ही पढ़ना। इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो आप पूछ लेना। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे
कि जो राष्ट्रीय आय का माप है किस तरीके से किया जाता है, कि इसकी भी माप की 3 विधियाँ होती हैं। उत्पाद विधि होती है, आय विधि होती है और व्यय विधि होती है। इन तीनों का हम आने वाले 2-3 वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि अ, उत्पाद विधि क्या है, आय विधि क्या है, व्यय विधि क्या है और इनसे राष्ट्रीय आय का आकलन किस तरीके से किया जाता है। अब तक की वीडियो में तो हमने केवल ये देखा है कि इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। तो आपको कोई भी समस्या हो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।